Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to help you out with the line by line explanation of the poem The Gift of India written by Sarojini Naidu. So my dear students, before the explanation, let us understand the background so that we can come to know why Sarojini Naidu wrote The Gift of India. Very first thing is, this poem was written in 1915 during World War First and as we all know that वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 से लेके 1918 तक चला था और उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे. वी वर द स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स. और इंग्लैंड की जो फाइट थी वो जर्मनी के साथ थी. इंग्लैंड हम पे रूल कर रहा था, हम इंडियंस पे, और इंग्लैंड की जो लड़ाई थी वो जर्मनी के साथ थी. और उसी टाइम ब्रिटिश रूल में इंडियन सोल्जर्स, ना जाने कितने, मेनी मेनी इंडियन सोल्जर्स वर सेंट टू फाइट विद द जर्मन्स. और अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि करीब 10 लाख के करीब हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो जर्मनी से लड़ने के लिए भेजे गए थे, जर्मन से, जिसमें से अराउंड 75,000 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड. 75,000. तो ये जो 75,000 इंडियन सोल्जर्स जो मार दिए गए थे वॉर में, दे वर मार्टर्ड इन द ड्यूरिंग द वॉर. तो ऐसे ही इंडियन सोल्जर्स की सॉरी जिन्होंने अपनी लाइफ्स को सैक्रिफाइस किया था जस्ट फॉर द ब्रिटिशर्स, जस्ट फॉर इंग्लैंड, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द वॉर, ऐसे इंडियन सोल्जर्स को होमेज पे करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए सरोजनी नायडू ने ये पोएम लिखी है, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ इंडिया. और हम ये भी कह सकते हैं दैट थ्रू दिस पोएम सरोजनी नायडू वांट्स टू पे अ ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स फॉर देयर ब्रेवरी. ओके. प्लस एक और चीज़ है कि ये जो पोएम है ये एक तरह की एंटी वॉर पोएम है. कैसे कह सकते हैं एंटी वॉर पोएम है? क्योंकि इस पोएम के थ्रू बस सरोजनी नायडू हम सभी रीडर्स को ये बताना चाहती हैं कि वॉर जो है वो बहुत ही वायलेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट और क्रूएल होता है. उससे कुछ भी अच्छा नहीं होता, बल्कि वो अपने साथ साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता है, डेथ और डिस्ट्रक्शन होता है ना, एट अ लार्ज स्केल. मतलब इवन इतना ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स जो है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, प्रॉपर्टी, इकोनॉमी, सब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हर एक चीज़ को. ठीक है. तो इसीलिए सरोजनी नायडू ये बताना चाहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन वॉर नहीं होता सिर्फ, बल्कि हमें और भी पीसफुल सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने बीच के उसको सॉर्ट आउट करने के लिए. Anyways, without wasting much time now, let us begin the explanation. Very first stanza, first line is there aught you need that my hands withhold, rich gifts of raiment or grain or gold? Okay, so अब ये जो पोएम है इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि जो स्पीकर है यहाँ पे वो मदर इंडिया है. ठीक है. मदर इंडिया जो है वो इस पूरी पोएम की स्पीकर की तरह है. और इंडिया जो है वो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया एज मदर इंडिया. ऑल राइट. और मदर इंडिया के जितने भी वोज़ यहाँ पे दिखेंगे, उनके जो दुख हमें दिखेगा यहाँ पे इस पूरी पोएम में, वो किसी भी एक रियल मदर के वोज़ की तरह हैं, उनके दुख की तरह हैं. कोई भी माँ जो अपने बेटे को बैटल फील्ड पे भेजती हैं और फिर लौट के उनके बेटे कभी वापस नहीं आ पाते, तो किस तरह का दर्द उस माँ को होता होगा, वही दर्द जो है वो मदर इंडिया के थ्रू इस पोएम में देखेंगे और समझेंगे और महसूस करेंगे. चलिए, तो यहाँ पे मदर इंडिया ने अर्स्ट वाइल ब्रिटिशर्स से ये क्वेश्चन पूछा है कि इज़ देयर ऑट ऑट मतलब एनीथिंग यू नीड दैट माई हैंड्स विदहोल्ड. विदहोल्ड मतलब रोक रखा है, मतलब रिफ्यूज़ टू गिव समथिंग टू समवन. ओके. तो वो ये कहती हैं, ये पूछ रही हैं उनसे, ब्रिटिशर्स से, क्या अभी और कुछ भी ऐसा है जो मेरे पास है और मैंने अभी तुमको दिया नहीं है ना? कुछ ऐसा रह गया है क्या अभी जो तो मेरे पास है और मैंने अभी तुमको दिया नहीं, मैंने मना कर दिया तुमको देने से? क्या रह गया? मैंने सब कुछ तुमको दे दिया. कहती हैं कि रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमंड. रेमंड मतलब एक्सपेंसिव क्लोथ्स. ओके. जैसे कि इंडिया जो थी वो इंडिया अपने सिल्क के कपड़ों के लिए फेमस थी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करते थे उस टाइम पे. ठीक है. इवन अभी भी हैं. सो रेमंड मतलब यहाँ पे गारमेंट्स यानी कि क्लोथिंग को बोला गया है. ग्रेन क्या हो गया? अनाज हो गया. इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर रिच लैंड है, ये हम सभी लोग जानते हैं.
तो और प्लस गोल्ड, ठीक है, तो सोना भी है। तो वो कह रही हैं कि भाई हमने सब कुछ तो आपको दे दिया, सारी एक्सपेंसिव चीज़ें दे दी, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको दे दी, अब क्या रह गया ऐसा हमारे लिए सेक्रीफाइस करने को, है ना। तो दैट मीन्स मदर इंडिया इज़ आस्किंग फ्रॉम द अर्स्ट वाइल ब्रिटिशर्स दैट इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मोर लेफ्ट फॉर हर टू सैक्रिफाइस, है ना, क्या कुछ और भी रह गया है जो उनको अभी सैक्रिफाइस करने को, जो अभी उनके हाथ में और उन्होंने अभी दिया ना हो। फिर वो क्या कह रही हैं, कह रही हैं लो। लो मतलब इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन टू गेन अटेंशन ऑफ द रीडर्स, ओके दैट्स इट। तो अब वो यहाँ पे क्या कह रही हैं, कह रही है लो आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है। कह रही हैं कि प्राइसलेस ट्रेजर्स ड्रॉन फ्रॉम माई ब्रेस्ट। अब कह रही हैं कि भाई हमने तो फ्लंग कर दिया मतलब सेंड, ओके। कह रही है हमने तो ईस्ट और वेस्ट यानी कि वर्ल्ड के हर एक जगह जहाँ पे भी बैटल चल रहा था, जहाँ पे भी आपको वॉर करवाना था, ठीक है, हमने तो हर जगह अपने प्राइसलेस ट्रेजर्स को भेज दिया था। प्राइसलेस ट्रेजर्स यहाँ पे वो किसको बोल रही हैं, तो वो अपने इंडिया के ब्रेव सोल्जर्स को बोल रही हैं, मदर इंडिया, ठीक है, अपने बेटों को बोल रही हैं। तो कहती हैं कि भाई हमने तो अपने बेटों को ईस्ट और वेस्ट हर जगह भेज दिया था, ठीक है। और टॉर्न फ्रॉम माई ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया कि टेकन अवे फोर्सफुली। तो कह रही है भाई आपने तो फोर्सफुली क्या किया, हमारे सीने से हमारे बेटों को जुदा कर दिया, ठीक है, और जुदा करके आपने ईस्ट और वेस्ट हर जगह उनको वॉर के लिए भेज दिया था। कहती है yielded the sons of my stricken womb to the drum beats of the duty the sabers of doom। कह रही है कि भाई और आपने क्या किया, आपने तो मेरे बेटों को मेरे वूम से, मेरे वूम को स्ट्रिकन करके, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि उसको दुख पहुंचा के, उसको पेन पहुंचा के, है ना, सॉरोफुल करके, यानी कि आपने मेरी गोद को उजाड़ करके आपने मेरे बेटों को मुझसे दूर कर दिया था। वो मतलब क्या हो गया, गोद हो गई, ठीक है। कहती है हमने जिस गोद में अपने बेटों को 9 महीने रखा था, आपने उसी गोद को क्या किया, आपने उजाड़ दिया, ठीक है। और मेरे बॉसम से मेरे बेटों को जुदा करके आपने उनको वॉर के लिए भेज दिया था, टू द ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी। ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी इन द सेंस कि ड्रम बीट तब किया जाता था जब सोल्जर्स को वॉर के लिए बुलाया जाता था, उनको समन किया जाता था। सो वो किस तरह से होता था, तो एक सिग्नल होता था वॉर का कि भाई अब फाइट का टाइम हो गया है, वॉर का टाइम हो गया, तो जितने भी सोल्जर्स हैं वो आ जाएं। तो वो जैसे ही ड्रम के बीट्स यानी कि वॉर के सिग्नल को सुनते हैं, वो तुरंत क्या करते हैं, फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं अपने सेबर्स ऑफ डूम को लेके। तो सेबर्स क्या हो गया, तो वो होता है लॉन्ग शॉर्ट्स होती हैं एक तरह की, ठीक है, वेपन होता है जो कि वॉर में यूज़ किया जाता है। तो और डूम मतलब डेथ, ठीक है, अपनी कयामत। तो कहती हैं कि भाई वो तो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑफ वॉर को लेकर के निकल पड़े जैसे उन्होंने वॉर का सिग्नल सुना, ठीक है। फिर ये तो उन्होंने फर्स्ट अपने स्टैंजा में बोला, ठीक है। ये जो मदर इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे अर्स्टवाइल ब्रिटिशर्स से क्वेश्चन करते हुए उन्हें ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने वही यहाँ पे पूछा था, तो फर्स्ट लाइन जो थी उसमें ये बोला उन्होंने कि भाई ना सिर्फ आपने हमसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें ली, बल्कि आपने तो हमसे हमारे बेटों को भी छीन लिया, है ना। यानी कि यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो मदर इंडिया के लिए उनके बेटों की तरह हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टैंजा में कुछ इस तरह से वहाँ से सिग्नल सुन के वॉर का ड्रम बीट्स वो निकल पड़े थे, जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो वॉर करने के लिए जर्मन्स के साथ, ठीक है। और किसके कहने पे, तो इंग्लैंड के कहने पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे। हमको तो इवन कॉज भी नहीं पता था, इंडियन सोल्जर्स को रीज़न भी नहीं पता था कि आखिर ये वॉर क्यों हो रहा है, ठीक है। बिना जाने बिना सोचे वो सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर्स के एक बार कहने पे और ड्रम बीट सुन कर के वो निकल पड़ते हैं वॉर करने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, चलो देखते हैं। लिखा है गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर अलाइन एलियन ग्रेव्स, साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, ठीक है। अब यहाँ पे मदर इंडिया ने क्या किया है, अपने इंडियन सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को एक अलग डिफरेंट एंगल से दिखाया है, ठीक है। वो क्या कह रही हैं यहाँ पे, वो कंपेयर कर रही हैं हमारे इंडियन सोल्जर्स को अपने बेटों को पर्ल्स की तरह। क्या कह रही हैं, पर्ल्स मतलब मोती होता है, ठीक है, नग। कहती हैं कि हमारे जो बेटे थे वो एलियन ग्रेव्स का मतलब क्या हो गया, फॉरेन ग्रेव्स, ठीक है, फॉरेन लैंड्स पे जहाँ वो लड़ने के लिए गए थे।
ठीक है। तो वो क्या कह रही हैं कि भाई हमारे जो बेटे थे वो फॉरेन लैंड्स पे इस तरह से इकट्ठा थे जैसे कि मोती इकट्ठा होते हैं कहीं किसी जगह पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को पर्ल्स की तरह कंपेयर किया है। और ऐसे कंपैरिजन को कहते हैं सिमिली। एक तरह की लिटरेरी डिवाइस होती है। सिमिली में क्या होता है कि दो ऑपोजिट चीज़ों को लाइक या एज वर्ड से कंपेयर किया जाता है। ऑल राइट। और वो प्लस पर्ल्स की तरह कंपेयर करने का एक और रीज़न भी है कि यहाँ पे वो ये बताना चाहती हैं कि हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो इतना एक जैसे कि पर्ल्स की तरह क्या थे, हमारे लिए वैल्यूएबल थे। ठीक है, उतने ही कीमती थे जितना कि हमारे लिए मोती जो होते हैं वो कीमती होते हैं। तो वही वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सॉरी, वो ये बता रही हैं कि भाई वो वहाँ पे फॉरेन लैंड्स में ही उनको बरी कर दिया गया था। उनको ये तक चांस नहीं मिल पाया था कि वो अपने खुद के मदर लैंड में आ सकें और वहाँ पे उनको फाइनली कंफर्ट मिले या रेस्ट मिले उनकी बॉडीज़ को। तो ये तक उनको नसीब नहीं हुआ था सुख। उसके बाद वो क्या कह रही हैं साइलेंट स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स। कह रही हैं लड़ते लड़ते वहीं पे वो स्लीप मतलब क्या हो गया कि हमेशा हमेशा के लिए सो गए, मतलब वहाँ पे मार दिए गए। ठीक है। तो वो कहती हैं कि साइलेंटली दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स। पर्शिया यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? तो आज के टाइम पे पर्शिया जो है ईरान के नाम से जाना जाता है। तो वही वो बता रही हैं कि वहीं पे वो मार दिए गए थे और वहीं पे उनकी डेड बॉडीज जो थी वो बरी कर दी गई थी फॉरेन लैंड्स पे। ठीक है, पर्शिया के वेव्स पे यानी कि सी बीचेस पे जहाँ पे शोर पे मतलब वॉर हुआ होगा उसके पास में। कहती हैं कि तो इस बात से मदर इंडिया जो है वो ये बताना चाह रही हैं कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो लॉस हुआ था हमारे बेटों का, हमारे इंडियन सोल्जर्स का। वो कह रही हैं कि स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन द इजिप्टियन सैंड्स। अब अगेन उन्होंने सेमेली का यूज़ करते हुए उन्होंने अपने इंडियन सोल्जर्स को शेल्स की तरह कंपेयर किया है। और कंपेयर करते हुए क्या कहती हैं कि वो किस तरह से बिखरे हुए थे, जिस तरह से जो शेल्स होती, शेल्स क्या होते हैं? तो वो ऐसे शंख होते हैं जो डेजर्टेड लैंड्स पे या सी बीचेस पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मदर इंडिया जो है वो ये कह रही हैं कि हमारे जो बेटे थे वो शेल्स की तरह क्या थे, वो बिखरे हुए थे। कहाँ पे? तो इजिप्ट के सैंड्स पे यानी कि वहाँ पे इजिप्टियन डेजर्ट्स पे। ठीक। यानी कि ईरान, इजिप्ट, हर जगह वो गए थे वॉर करने के लिए। किसके लिए? तो इंग्लैंड के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे मदर इंडिया ने अपने बेटों को, अपने यूथ को ठीक है, भेज दिया था डिस्टेंट बैटल ग्राउंड्स पे फाइट करने के लिए, वो भी किसी और के वॉर के लिए। ऑल राइट। ऐसा कोई जल्दी कर नहीं पाता जितन जो कि मदर इंडिया ने किया या उनके बेटों ने किया, इंडियन सोल्जर्स ने किया। वो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन करती हैं इस पूरे नेशन से, इस पूरे वर्ल्ड से, कि और क्या आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो देने के लिए। तो यानी कि 1915 के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो उस टाइम पे जो इंडिया था वो ब्रिटिश रूल में था। तो इसीलिए वो ये सब कह रही हैं कि भाई जो जो हमारे साथ हुआ, हमारे बेटों के साथ हुआ, आपको तो समझ में भी नहीं आएगा कि वो किस तरह का दुख था। यहाँ आपने हमारे साथ क्या किया। कहती हैं दे लाई विद पेल ब्रोज एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, दे आर स्ट्रून लाइक ब्लॉसम्स मोन डाउन बाय चांस। ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं कि हमारे जो बेटे थे वो पेल ब्रोज का मतलब क्या हो गया कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो उनकी जो कंडीशन है, उनका स्टेट है, वो बताना चाह रहे हैं कि भाई वो क्या था, उनका पेल मतलब वो एकदम कलर चला जाना या ब्लड चला जाना फेस से। ठीक है, एकदम डल हो जाना। तो वो कह रही हैं कि भाई हमारे जो बेटे थे वो उनकी डेथ हो गई थी। एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स यानी कि क्या हो गया कि लास्ट मोमेंट तक वो क्या किए, जब तक उनकी सांस थी वो लड़ते रहे। तो ब्रोकन हैंड्स जो है वो उनकी ब्रेवरी को यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है। तो वो बता रही हैं कि भाई हमारे जो बेटे थे वो लास्ट मोमेंट तक क्या किए, फाइट करते रहे, और फाइट करते करते ही क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? तो फॉरेन लैंड्स पे हो गई। ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे जो भी इंडियन सोल्जर्स थे वो अपने होमलैंड से बहुत दूर थे। एंड इवन उनकी बॉडीज़ को ये कंफर्ट भी नहीं मिला कि वो अपने मदरलैंड पे आकर के वहाँ पे फाइनली रेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो पोएट ने चॉइस ऑफ वर्ड्स की है ना, कि मतलब पर्ल्स की तरह इंडियन सोल्जर्स को कंपेयर किया, शेल्स की तरह कंपेयर किया। इवन अब देखिए वो क्या कह रही हैं दे आर स्ट्यून लाइक ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स का मतलब क्या हो गया? फ्लावर्स। तो वो कह रही हैं कि भाई जिस तरह से जो फूल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों से प्लक कर देते हैं, और प्लक करके उनको ऐसे ही ज़मीन पे थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो फेंक देते हैं। तो जिस तरह से वो फूल जो होते हैं वो ज़मीन पे बिखरे हुए होते हैं, इन द सेम वे वो कह रही हैं हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे
उनको उनको वो डिज़र्व नहीं करते थे मरना, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि भाई, यहाँ पे लिखा है ना, दे आर स्ट्रून लाइक ब्लॉसम्स मोन डाउन बाय चांस। बाय चांस का मतलब क्या हो गया कि मदर इंडिया की नज़रों में इंडियन सोल्जर्स जो थे वो डिज़र्व नहीं करते थे मरना। क्यों डिज़र्व नहीं करते थे? पहली चीज़ उनकी, क्योंकि पर्सनल कोई फ़ाइट तो थी नहीं जर्मनी के साथ, है ना। वो ब्रिटिशर्स से के लिए वो क्या करते हैं, वो फ़ाइट करने के लिए जाते हैं। इवन उनको तो रीज़न भी नहीं पता होता है कि किस वजह से ये वॉर हो रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो उनको यहाँ पे बोला है यहाँ पे मदर इंडिया ने कि ऑन द ब्लड ब्राउन मेडोज ऑफ फ्लैंडर्स एंड फ्रांस। फ्लैंडर क्या हो गया, ये दोनों जगह है। तो फ्लैंडर जो है वो बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। तो वो कह रही है कि भाई हम, और मेडोज क्या हो गया, तो वो ग्रासलैंड्स हो गया। ब्लड ब्राउन मतलब क्या हो गया, तो रेड एंड ब्राउन कलर्स। ब्राउन मतलब सॉइल हो गया, और वो कैसी हो चुकी है वो ग्रास या वो सॉइल, तो वो हमारे इंडियन सोल्जर्स के ब्लड से वो पूरी लथपथ हो चुकी है, कलर्ड हो चुकी है, ठीक है। तो वो ये बताना चाह रही है जो जितनी भी फील्ड्स हैं, मतलब थी बेल्जियम की या फ्रांस की, वो सब हमारे इंडियन सोल्जर्स के ब्लड से वो पूरी की पूरी कलर्ड हो गई थी। और वो अभी जैसे मून डाउन मतलब केल्ड या कट डाउन होता है ना, जैसे फ्लावर्स के लिए कट डाउन हो गया, या हमारे इंडियन सोल्जर्स जो मार दिए गए थे। तो कह रही है कि एक्चुअली वो डिज़र्व नहीं करते थे मरना, लेकिन क्या हुआ कि वो दूसरों के लिए फ़ाइट करते करते वो उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। नेक्स्ट, थर्ड स्टैंजा में दिया है यहाँ पे, कैन ये मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप और कंपास द वो ऑफ द वॉच आई कीप। अब यहाँ पे फिर से जो मदर इंडिया है वो पूछ रही है यहाँ पे अर्स्टवाइल ब्रिटिशर से कि क्या तुम ज़रा सा भी तुम्हें आइडिया है, क्या तुम मेजर कर सकते हो जो जितने आंसू मेरे निकले होंगे, जितना मैं रोई होंगी अपने बेटों की डेथ की न्यूज़ पे सुन कर के। तो वो जो मेरी सैडनेस थी, क्या तुम ज़रा सा भी उसको मेजर कर सकते हो? ये किससे पूछ रही हैं वो पूछ रही हैं यहाँ पे अर्स्टवाइल ब्रिटिशर्स से। कह रही हैं, और कंपास, कंपास का मतलब क्या हो गया कि अंडरस्टैंड, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझ सकते हो। तो वो क्या कह रही हैं, तुम कभी समझ सकते हो कि किस तरह का वो मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रेस है ना, सैडनेस, दुख। तो वो कह रही है, क्या तुम समझ सकते हो कि किस तरह का दुख हुआ होगा मुझे मेरे बेटों की डेथ पे, जिस तरह से मैंने देखा होगा कि मेरे बेटे जो हैं वो मार दिए गए बैटल फील्ड पे, वो भी दूसरों के लिए लड़ रहे थे जब वो। सो दैट मीन्स कि वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स से पूछ रहे हैं कि तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, ज़रा भी आइडिया नहीं है कि कितना मेरे आंसू निकले होंगे, किस तरह का मुझे दुख हुआ होगा जब मुझे पता चला होगा कि मेरे बेटों की डेथ हो गई है किसी और के लिए लड़ते लड़ते। सो वॉच वॉच आई कीप का मतलब क्या हो गया कि वो वेट कर रही थी। वो वेट कर रही थी कि भाई उनके बेटे जो हैं, जो बैटल फील्ड पे गए हैं, वो कभी ना कभी वापस आएंगे। तो जिस तरह से वो वेट कर रही थी, और फिर उनको फाइनली पता चलता है उनके डेथ के बारे में, तो किस तरह की सैडनेस उन्हें हुई होगी, इसका ज़रा भी आइडिया नहीं है ब्रिटिशर्स को। और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर एंड द होप दैट कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर। अब वो यहाँ पे क्या बोल रही हैं, कह रही हैं कि और मतलब डिस्पाइट द सैडनेस, एक तो दुखी तो वो बहुत ज़्यादा थी अपने बेटों की डेथ पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक प्राउड फील हो रही थी, फील हो रहा था। क्यों फील हो रहा था? क्योंकि वो ये जान रही थी कि उनके जो बेटे हैं वो कोई कावर्ड्स नहीं थे, यानी कि कोई कायर या बुजदिल या डरपोक नहीं थे। उन्होंने अपने लास्ट मोमेंट तक क्या किया, फाइट किया अपनी जॉब कंप्लीट की एंड अपनी ड्यूटी, ठीक है। और उसके बाद वो मदर इंडिया के लिए ग्लोरी लेकर के आए। उनके बेटे, उनको उनका सर नहीं झुकने दिया। प्लस वो ये, इनको ये लगता है कि भाई हमारे बेटे इतने ब्रेव और करेजियस थे कि वो फॉरेन कंट्री में जाके किसी फॉरेन लैंड पे वो किसी और के लिए लड़ने के लिए गए। मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि क्योंकि देखो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स का पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं था, है ना। वो फिर भी क्या करते हैं, अपने वहाँ पे फॉरेन लैंड पे जा कर के फॉरेन कंट्री के लिए जब वो लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते वो अपनी जान भी निछावर कर देते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत प्राउड कराती है, फील कराती है। किसको फ़क्र फील कराती है? हमारे मदर इंडिया को या किसी भी माँ को। तो वही वो कह रही हैं कि वो प्राइड जो थी वो मेरे हार्ट के डिस्पेयर को, यानी मेरे सैडनेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरकम कर रही थी, ठीक है। और कह दी है, द होप द कम्फर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर। और प्लस वो यहाँ पे ये पूछ रही हैं, बोल रही हैं कि ये जितने भी वॉरिंग नेशंस हैं, जो वॉर करते हैं, बैटल्स करते हैं, ठीक है, वो कभी ये बात नहीं समझ सकते कि एक छोटी सी जो उम्मीद होती है वो कितना ज़्यादा कंफर्ट दे जाती है उन सभी माँओं को, जो कि मतलब अपने बेटों की सेफ्टी के लिए प्रे कर रही होती हैं। तो उस टाइम पे जो उनको पेन होता है ना, उसको वो कभी नहीं समझ सकते कि वो पेन, वो एक छोटी सी उम्मीद कितना ज़्यादा वो कंफर्ट दे जाती है।
उनके उसी पेन को। तो वही वो यहाँ पे कह रही हैं कि भाई एंग्विश मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे वो पेन हो गया। तो उनको बहुत पेनफुल मतलब फ़ील होता है ना कि जब वो अपनी बेटों की सेफ्टी के लिए प्रे कर रही होती हैं कि पता नहीं वो कभी वापस आ भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ एक उम्मीद होती है, एक होप होता है कि कभी ना कभी वो वापस ज़रूर आएंगे फ़ाइट करने के बाद, जब वो ये वॉर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे मदर इंडिया उन्होंने अपने बिहाफ पे ना जाने कितने इंडियन मदर्स को की वॉइसेस बन के उन्होंने बोला है कि भाई जिनके बेटे वॉर में फ़ाइट करने के लिए जाते हैं, वो सभी माँ क्या करती हैं, वो मतलब एक उम्मीद लेके रखती हैं कि भाई मेरे बेटे जो हैं वो कभी ना कभी वापस आएंगे। तो उस टाइम पे वो प्रे कर रही होती है अपने बेटों की सेफ्टी के लिए। तो वो उम्मीद क्या करती है, वो उनके मतलब उस पेन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट दे जाती है। फिर वो क्या कहती हैं, एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। अब वो पूछ रही हैं, कह रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं मैं एक सैड ग्लोरियस विजन देख रही हूँ आज से कई दिनों बाद, कि हाँ हो सकता है कि हमें विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिल जाए, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिशर्स से कह रही हैं, हो सकता है कि आपको जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन ये जो जीत है वो कैसी जीत होगी, वो किसी काम की नहीं होगी, ये मेरे लिए एकदम मीनिंगलेस होगी। वाई? बिकॉज ये जो जीत होगी वो मेरे बेटों के मतलब ब्लड के एक्सपेंस पे आई होगी, है ना, मेरे बेटों की डेथ पे आई होगी। इसीलिए वो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हैं, टॉर्न रेड बैनर्स। तो रेड बैनर्स यानी कि फ्लैग्स को कह रही हैं जो उनके बेटों के खून से लथपथ होंगे, कि भाई उनकी बेटों की जान की कीमत पे उनको मिला ना, उनकी डेथ हो गई और उस पर उनको ये विक्ट्री मिली है, तो ये विक्ट्री किसी चीज मतलब फ़ायदे की नहीं है ना, इट्स जस्ट मीनिंगलेस फॉर हर एंड फॉर एवरी वन एल्स। तो वही वो यहाँ पे बोलना चाह रही हैं, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया है कि टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, यानी कि क्या सिंबलाइज कर रहा है हमारे इंडियन सोल्जर्स के ब्लड को, ठीक है, जिन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने रूलर्स की विक्ट्री के लिए, कि भाई उनको जीत हासिल हो जाए। अदरवाइज इनका तो इंडियन सोल्जर्स का कोई भी देखा जाए तो पर्सनल फ़ायदा नहीं था, है ना, हमारे ऊपर तो नहीं रूल कर रहे थे जर्मन्स। तो इसीलिए वो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रही हैं। नाउ लास्ट स्टैंजा। अब यहाँ पे देखा जाए तो पोएट ये कहती हैं, एक उम्मीद यहाँ पे दिखा रही हैं, एक होप है कि आने वाले टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हमारी लाइफ हो जाएगी। तो वो यहाँ पे इसी होप के नोट पे, इसी पीसफुल टाइम आएगा जब सब कुछ सुकून भरा रहेगा, उस पे ये पोएम ख़त्म करती हैं। वो कह रही हैं यहाँ पे, when the terror and the tumult of hate shall cease and life be refashioned on anvils of peace। अब वो क्या कह रही हैं, जब ये टेरर एंड tumult ऑफ हेट मतलब क्या हो गया, तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि भाई ये जो वायलेंट कॉमोशन चल रहा था, एकदम हर जगह नफरत की दीवार खड़ी हुई थी, इतना डर था, टेरर मतलब फियर। तो वो कह रही है कि इतना ज़्यादा जो डर लोगों में था, इतना ज़्यादा वायलेंस फैला हुआ था इस वॉर की वजह से, या जितने भी जो भी वॉर्स होते हैं वो सब सीज हो जाएंगे, मतलब स्टॉप हो जाएंगे। जब एक ऐसा समय आएगा आने वाले टाइम में जब ये सब एकदम खत्म हो जाएगा, ये सब नफरत की दीवार गिर जाएगी, तो वापस से लाइफ क्या हो जाएगी, रीफैशन मतलब रीशेप्ड हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, है ना। ऑन एनविल्स ऑफ पीस मतलब आयरन ब्लॉक्स ऑफ पीस, आयरन ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया, एनविल्स है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जैसे मान लो ये सारी चीज़ें पे ही वेपन्स बनते हैं ना आपके वॉर के, तो कह रही है कि बाद में यही सारी चीज़ें जो होंगी वो वॉर के वेपन्स के ऊपर नहीं काम आएंगी, बल्कि किस चीज़ में काम आएंगी, वो काम आएंगी हमारे डे टू डे वर्किंग के लिए, है ना। तो वो ये कह रही हैं कि फिर जब वापस से वर्ल्ड में एकदम सुकून आ जाएगा, सब पीसफुल रहेगा, कोई किसी से डरेगा नहीं, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, है ना, और सब बहुत ही शांतिपूर्वक चलेगा इस वर्ल्ड में, तो कह रही हैं कि तब उस टाइम पे योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स टू द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन द डॉन्टलेस डांस। कह रही हैं तब उस टाइम पे आपका जो प्यार होगा ना, वो हमारे कॉमरेड्स, कॉमरेड्स क्या हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, इंडियन सोल्जर्स को बोला जा रहा है। कह रही है कि वो इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने डॉन्टलेस, डॉन्टलेस मतलब क्या हो गया, करेजियसली एकदम निडर होकर के, फियरलेस होकर के, जो किसी भी रैंक पे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाई पोस्ट पे ही थे, जितने भी इंडियन सोल्जर्स जिनकी जिनकी वहाँ पे जिनकी जिनकी वहाँ पे मार दिया गया, उनकी डेथ हो गई थी, वो जिस जिस पोजीशन पे थे, जिस जिस रैंक पे थे, जिन्होंने भी फाइट किया वहाँ पे निडर होकर के और जीत हासिल करवाई हमारे ब्रिटिशर्स को, हमारे नहीं मतलब ब्रिटिशर्स को, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने। तो वो ये कह रही है कि तब उस टाइम पे आपका जो प्यार होगा ना उन इंडियन सोल्जर्स के लिए, क्या होगा, एज अ थैंक्स होगा। तो थैंक्स मतलब क्या हो गया, एज अ होमेज होगा, है ना, एज अ थैंक यू होगा, मतलब आपका प्यार जो है वो उनको मेमोरियल थैंक्स देगा।
कि आप उनको अपनी यादों में याद रखोगे। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डॉन्टलेस वंस, रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टर्ड सन्स। और वो क्या कहती हैं कि और जब आप समझोगे कि हमारे जो डॉन्टलेस वंस थे, यानी कि हमारे जो निडर इंडियन सोल्जर्स थे, जिन्होंने एकदम करेजियस होकर के एकदम ब्रेवरी के साथ आपके लिए फ़ाइट किया ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप हमेशा हमारे मार्टर्ड सन्स, यानी कि हमारे जो वो बेटे हैं जो जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी आपके लिए, उनको क्या करोगे, जो शहीद हो गए आपके लिए, है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, आप उनको क्या करना है, हमेशा याद रखना। तो वही चीज़ है कि वो ये कि यहाँ पे मदर इंडिया जो है वो ये कहना चाह रही हैं कि आप उनके सैक्रिफाइस को समझिएगा, उनके सैक्रिफाइस की कीमत को, उनकी वैल्यू को समझिएगा, जिन जो उन्होंने आपके लिए की दिया, है ना, अपनी जान न्यौछावर कर दी। और अपना प्यार उनको दिखाइएगा, उनको कभी कभार याद कर लीजिएगा, है ना, उनको एक रेस्पेक्ट दीजिएगा, उनको ट्रिब्यूट दीजिएगा। तो देखा जाए तो मदर इंडिया जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील कर रही हैं अपने इंडियन सोल्जर्स के लिए और अपने बेटों के लिए, जिन्होंने करेजियसली फ़ाइट किया। तो वो बस इतना चाहती हैं उन ब्रिटिशर्स से और हम सभी लोगों से कि भाई आप क्या करिएगा, जिन्होंने आपके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, आप उनको हमेशा उनके सैक्रिफाइस को याद रखिएगा। और ना ही सिर्फ अभी प्रेजेंट जनरेशन, बल्कि जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी, ठीक है, वो सब भी क्या करेंगी, उनके उसी सैक्रिफाइस को, उनके उसी बलिदान को याद रखेंगे। और इसका देखा जाए ये पोएम यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत ही क्लियर है कि हमें कभी भी अपने इंडियन सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस को भूलना नहीं चाहिए, अपने ब्रेव सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान जो है हम सभी लोगों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे इंडियन सोल्जर्स को हमेशा क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, उनको होमेज पे करना चाहिए, हमेशा उनको याद रखना चाहिए और उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। ना सिर्फ हम लोगों को, बल्कि हमारे आने वाले जितने भी जनरेशन है उन सबको भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको हमेशा अपने सोल्जर्स के बलिदानों को याद रखना चाहिए। दैट्स इट, ये पोएम यहाँ पे एंड होती है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।